नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 17 सितंबर 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। न्यूज में पहली न्यूज है श्रीलंका एस्टर अटैक्स, एक्स प्रेसिडेंट मैत्रीपाल सिरिसेना नेम्ड सस्पेक्ट। तो बेसिकली जो एस्टर बॉम्बिंग हुई थी 2019 की, उसमें एक्स प्रेसिडेंट जो है, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के मैत्रीपाल सिरिसेना, इनको एक सस्पेक्ट बनाया गया है। ऐसा बोला जा रहा था कि इनको बॉम्बिंग के बारे में पता है। तो लेट्स सी ये न्यूज़ क्या है। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, श्रीलंका के अंदर एक ज़्यादा बड़ा सेंसिटिव इशू है। इंडिया में तो खैर इतना सीरियसली नहीं ले रहे लोग इसको, क्योंकि इंडिया से इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको देखेंगे। फिर पीएम मोदी ने एससीओ मेंबर्स की मीटिंग के समय पे बोला कि फुल ट्रांजिट राइट्स मिलने चाहिए हर कंट्री को। बेसिकली पाकिस्तान की जो ज़मीन हम इस्तेमाल नहीं कर पाते अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए, ये एक बड़ा लॉजिस्टिकल नाइटमेयर हो जाता है इंडिया के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो इस कंटेक्स्ट में मोदी जी ने क्या किया, इसकी बात करेंगे। एससीओ कंट्रीज को जी जिनपिंग ने कॉल दी है कि एक्सटर्नल फोर्सेज यानी वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट मिल के रहो, इसकी बात करेंगे। रानिल विक्रमसिंघे जो कि अभी श्रीलंका को लीड कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इंडिया और श्रीलंका जो फ्री ट्रेड एरिया है, इसको जो अपग्रेडेशन की बात की गई थी, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अपग्रेड करवाएं। और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उसमें ब्लेंडेड बायोडीजल को इस्तेमाल करने को लेकर क्या अपडेट चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स आज एडिटोरियल के 4 हैं, इसमें से 3 आर्टिकल्स डिस्कस करूंगा। फर्टिलिटी रेट जो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो रहा है, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तमिलनाडु की ब्रेकफास्ट स्कीम से लेके मैंने कल आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में, आज इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। सवुकू नाम के एक यूट्यूबर, ब्लॉगर और ट्विटर सेलिब्रिटी को मद्रास हाईकोर्ट ने 6 महीने की जेल दे दी। अब इस बात को लेके क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मद्रास हाईकोर्ट ने सही प्रकार से इस्तेमाल किया, इसको लेके एक व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। और पेरियार जी को याद करते हुए एक आर्टिकल यहां लिखा हुआ है। इस स्पेसिफिक आर्टिकल को मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर ने इसको लिखा है। थोड़े से व्यू पॉइंट देखिए, पेरियार जी के रिस्पेक्ट में जो व्यू पॉइंट दिए हैं वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन उन व्यू पॉइंट के आधार पर करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को आप जस्टिफाई करने लगो या क्रिटिसाइज करने लगो, वो गलत हो जाता है। हालांकि पेरियार जी के रिस्पेक्ट में जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे हो बिल्कुल सही हैं, तो अपनी नॉलेज के लिए एक बार इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए, मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो इतने आर्टिकल्स में देखने वाला हूं। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन, विलक्षण, विचित्र, अनोखा, अनूठा, थोड़ा अलग टाइप का, थोड़ा आप कह लो विंटेज टाइप का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पुरानी विंटेज कार देख लो, तो पुरानी कार है, आज के कारों के हिसाब से उसका मोटर वगैरह नहीं होगा, उसकी पावर वगैरह नहीं होगी, बीएचपी नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है। कोई पुराने प्रकार का कॉटेज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लंदन घूमने जाओ और आप कह लो 20वीं शताब्दी का लंदन आ जाए, जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था 19वीं 20वीं शताब्दी का, तो उस समय के किसी कॉटेज में रहने का आपको मौका मिले तो उसके लिए ज़्यादा किराया वगैरह होता है, तो इसको आप बोलते हो क्वेंट, पुराने समय का अनूठा, अलग, ओल्ड फैशन, लेकिन ओल्ड फैशन होने के बावजूद भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, जिसको आप बोलते हो क्वेंट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करिएगा। पहली न्यूज, एससीओ मेंबर्स शुड गिव ईच अदर फुल ट्रांजिट राइट्स, पीएम मोदी। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आ गई। तो भैया फुल ट्रांजिट राइट्स मिलने चाहिए सारे एससीओ मेंबर्स को, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। मोदी जी एक्चुअली में यहां पे हिंट कर रहे हैं इस बात पे कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का एक्सेस पाने के लिए इंडिया अपने मटेरियल्स को पाकिस्तान की जमीन के थ्रू मूव नहीं कर पाता, तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है इंडिया के सामने। तो अगर हम एससीओ के मेंबर है तो कम से कम ट्रांजिट राइट्स तो दे ही सकते हैं, ये मोदी जी ने यहां पे बोला। हालांकि बहुत ज्यादा टेररिज्म के ऊपर बातचीत नहीं हुई है इस स्पीच में, लेकिन जो क्लोज्ड मीटिंग हुई थी, जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी, जिसका बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं होती लीडर्स की, वहां पे शायद टेररिज्म के रिस्पेक्ट में बात की गई है। मोदी जी ने यहां पे बोला कि यूरेशियन रीजन में ग्रेटर कॉर्पोरेशन की जरूरत है। एक तो अनप्रेसिडेंटेड एनर्जी क्राइसिस चल रही है, यूरोप में गैस वगैरह की कमी पड़ रही, सर्दियां आने वाली हैं, वैसे ही अभी हम लोग सितंबर के महीने में चल रहे हैं, नवंबर दिसंबर में गजब ठंड पड़ेगी यूरोप में, उस समय पे गैस की जरूरत होगी, रशिया से गैस खरीदेंगे नहीं, तो एनर्जी क्राइसिस आ सकती है। प्लस फूड क्राइसिस भी चल रही है, यूक्रेन और रशिया बड़े फूड ग्रेन एक्सपोर्टर्स हैं, और चूंकि वहां जंग चल रही तो फूड एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक का इंपैक्ट, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सब चीजों के चलते एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस दोनों हमारे सामने खड़ी हुई है। तो एससीओ एंगेज करके कहीं ना कहीं इन क्राइसिस को थोड़ा बहुत रिजॉल्व कर सकता है, ये यहां पे बोला जा रहा है। फिर ओवरऑल अगले साल एससीओ की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास आएगी, तो इस प्रेसिडेंटशिप के दौरान इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करेगा। एससीओ की समिट को मिड 2023 में इंडिया होस्ट करेगा। जी जिनपिंग ने इंडिया को कांग्रेचुलेट किया कि ठीक है भाई, आप एससीओ की ग्रुपिंग के चेयरमैन बनने वाले हैं,
आप इस इवेंट को होस्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ दोनों ही टेररिज्म को लेकर बातचीत कर रहे थे, बोल रहे थे कि टेररिज्म के मेनेस और मॉन्स्टर को हटाएंगे। सोचो, शहबाज शरीफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके कह रहा है कि टेररिज्म को हटाएंगे। चाइना जो कि पाकिस्तान के टेररिज्म को बचाता रहता है, टेक्निकल होल्ड डालता रहता है, यूएनएससी की रेजोल्यूशन कमेटी में सैंक्शन नहीं लगने देता है। दो कंट्रीज जो बहुत ज्यादा टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, वही यहाँ कह रही है कि टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो इसको आप बोल सकते हो कि पैराडॉक्स। फिर भाई रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग के समय पे टेररिस्ट इंडिविजुअल्स कौन से हैं, एंटिटीज कौन सी हैं, उनको इनकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज में कैसे ब्लैकलिस्ट किया जाए, इसके ऊपर ही बात की गई है। फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के पीएम हैं, अफगानिस्तान की क्राइसिस के बारे में बात कर रहे हैं, सिचुएशन जो फ्लड्स की आई है पाकिस्तान में, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एससीओ की एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे चल रही हैं। हाँ, मोदी जी ने जो ट्रांजिट राइट्स की बात की ना, इस बात को लेके शहबाज शरीफ ने बोला है कि अगर एससीओ पूरे रीजन में कनेक्टिविटी को बढ़ा देता है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिट राइट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मीटिंगों में मोदी जी की कॉल के अगेंस्ट शहबाज शरीफ की तरफ से थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आ रहा है, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे शहबाज शरीफ के पास कितनी ताकत है ओवरऑल इन प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए, वो एक अलग चीज है। अभी के लिए देखा जाए तो इंडिया अपने ट्रेड के लिए नहीं, अफगानिस्तान को जो 50,000 मेट्रिक टन गेहूं भेज रहा है, उसमें से आखिरी जो 10,000 मेट्रिक टन का ट्रांच था, इसको पाकिस्तान के थ्रू क्रॉस कराने के लिए अब तक पाकिस्तान सरकार की परमिशन नहीं आई है। इस पर्टिकुलर मीटिंग में एक और चीज हुई है, ईरान को फुल मेंबर बना लिया गया है। किसका? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ईरान के, उन्होंने एमओयू यहां पे साइन कर लिया, फुल मेंबरशिप ईरान को मिल गई है। और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले 1-2 साल में बेलारूस को भी फुल मेंबरशिप मिल जाएगी। बेलारूस, ईरान, ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के। तो एससीओ एक ऐसी ग्रुपिंग है जहां पे यूएस सैंक्शंस वाली बहुत सारी कंट्री मेंबर बन रही हैं। फॉर एग्जांपल रशिया, फॉर एग्जांपल बेलारूस, फॉर एग्जांपल आपका ईरान। तो आगे आने वाले समय में ओवरऑल शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन मिलके एससीओ को एक एंटी वेस्ट ग्रुपिंग की तरह भी दिखाएंगे, वो अभी से ही दिखा रहे हैं। ठीक है। फिर 40 डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए यहाँ पे एससीओ ने, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन गुड नेबरलीनेस, फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, फूड सिक्योरिटी को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है। फिर मोदी जी ने बोला कि भाई एससीओ कंट्रीज दुनिया भर की 30% जीडीपी बनाती हैं, दुनिया भर की 40% आबादी एससीओ कंट्रीज में रहती है, तो ओवरऑल मिलके हम लोग फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं, कल्टीवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स बढ़ा सकते हैं। इंडिया आगे आने वाले समय में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, तो इंडिया में जो भी चीजें बन रही हैं वो बाकी मेंबर एससीओ कंट्रीज को बेची जा सकती हैं। अब यहाँ पे इंडिया चाइना को कंपटीशन देगा, और ये चीज चाइना ऑब्वियसली बात है सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकता, बट इनफॉर्मली मतलब इंडोर्स तो करने वाला नहीं है कि आगे आने वाले समय में इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट बने और वो दुनिया भर को चीजें प्रोवाइड करे, चाइना की सप्लाई चेन्स को तोड़े। ऑब्वियसली बात है चाइना को पसंद नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 3-2 इंटरनेशनल न्यूज लिंक्स टू टेररिज्म। श्रीलंका के जो ईस्टर अटैक्स हुए थे, जो ईस्टर टेरर बॉम्बिंग्स हुई थी 2019 में, इस बात को लेके एक श्रीलंकन कोर्ट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट मथरीपाल सिरिसेना को एक सस्पेक्ट माना है। जब भी किसी केस की सुनवाई चल रही होती है तो वहां पे कुछ सस्पेक्ट्स होते हैं। सस्पेक्ट्स मतलब वो लोग जिनके ऊपर डाउट है कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। नेशनल कैथोलिक कमिटी फॉर जस्टिस टू ईस्टर संडे अटैक विक्टिम्स, ये जो कमिटी बनी है इसके एक मेंबर हैं साइरिल गेमिनी फर्नांडो। इन्होंने एक प्राइवेट प्लिया फाइल की मैजिस्ट्रेट कोर्ट इन कोलंबो में, और उस पर्टिकुलर कोर्ट ने यहां पे प्राइम तो नहीं बोलना चाहिए, सस्पेक्ट बनाया है फॉर्मर प्रेसिडेंट मथरीपाल सिरिसेना को। क्या है, अब 3 साल बीत चुके हैं, 2019 में ये बॉम्बिंग्स हुई थी। श्रीलंका कैथोलिक चर्च और ओवरऑल जो भी उनके विक्टिम्स थे, उनकी फैमिलीज के, वो अब तक इंसाफ मांग रहे, इंसाफ मिले नहीं। 280 लोगों की जान गई थी, हंड्रेड्स की तादाद में लोग इंजर हुए थे, जस्टिस मांग रहे हैं। अगर आप देखो तो मार्च में कोलंबो कार्डिनल माल्कम रंजीत, जो आर्च बिशप हैं कोलंबो कार्डिनल के, आर्च बिशप ऑफ कोलंबो कार्डिनल माल्कम रंजीत, इन्होंने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को बताया कि ये जो संडे एस्टर अटैक्स हुए थे एक पॉलिटिकल प्लॉट था, क्योंकि अटैक के बाद ही 6 महीने बाद यहां पे इलेक्शन हुए और गोटाबाया राजपक्सा एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत के आए। गोटाबाया राजपक्सा ने इलेक्शन कैंपेन बनाया कि हम नेशनल सिक्योरिटी प्रॉमिस करते हैं, और थंपिंग मेजॉरिटी मिली। कैथोलिक चर्च के मेंबर्स, कार्डिनल, मतलब बहुत सारे लोगों ने गोटाबाया राजपक्सा को बैक किया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉम्ब अटैक का एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल मोटिव था। इस बॉम्बिंग को कराया इसलिए गया था ताकि पॉलिटिकली और इलेक्टोरली लोगों को मोबिलाइज किया जा सके। तो इस बात को लेके
अगर आप देखो तो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट ने बोला है कि एस्टर संडे बॉम्बिंग्स की अब तक जो भी इंक्वायरी हुई है, इसकी रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन में लेके आइए, हमारे साथ शेयर करिए, बताइए कि आप इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जो अभी के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने ये तक बोला है कि श्रीलंका स्कॉटलैंड यार्ड की मदद ले सकता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड मैं आपको बता दूं, लंदन की जो 32 म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो 32 बोरोज हैं, उसकी टेरिटोरियल पुलिस फोर्स है स्कॉटलैंड यार्ड। बहुत सारे यूके बेस्ड जो नेटफ्लिक्स शोज है ना, वहां पे स्कॉटलैंड यार्ड अक्सर अगर आपको मिल जाती है। स्कॉटलैंड यार्ड को दुनिया की वन ऑफ द एफिशिएंट पुलिस फोर्स माना जाता है। इसलिए यहां पे संडे ईस्टर बॉम्बिंग्स की इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ये बोला जा रहा है कि यार चलो स्कॉटलैंड यार्ड को बुला लेते हैं। तो अब नए नए रेलेवेशंस निकल के आ रहे हैं। 2019 की ईस्टर बॉम्बिंग्स में मथिरिपाल श्रीसेना, जो कि उस समय के प्रेसिडेंट थे, उनको यहां पे एक एक्यूज्ड, एक सस्पेक्ट बना लिया गया। अब सस्पेक्ट है भाई, मिलॉर्ड होगा, ठीक है ना, बहुत सारा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस देगा, जो एक्यूज्ड है वो विटनेसेस देगा। लेट्स सी फाइनली क्या निकल के आता है 2021 में। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहली बार प्रेसिडेंट मथिरिपाल श्रीसेना के ऊपर ईस्टर बॉम्बिंग्स को लेकर इल्जाम लगे। इससे पहले भी एक पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटी मई 2019 में जिसको बनाया गया था, उसने बताया था ये ईस्टर बॉम्बिंग्स को प्रोब कर रही, जिसने बोला था कि भाई प्रेसिडेंट श्रीसेना ने अंडरमाइन किया है गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी सिस्टम्स को। सीरियस लैप्सेस थे यहाँ पे। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से भी इनपुट गया था श्रीलंकन सिक्योरिटी के पास, लेकिन उसके बाद भी श्रीलंकन सिक्योरिटी ने ध्यान नहीं दिया, प्रेसिडेंट मथिरिपाल श्रीसेना ने ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स नहीं किए। इसलिए मथिरिपाल श्रीसेना को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए उनके फेल्योर के लिए, उनकी कैलेसनेस के लिए, प्रॉपर तरीके से इस इंसिडेंट को सीरियसली ना लेने के लिए, जो वार्निंग्स आई थी उनको सीरियसली ना लेने के लिए। तो पहले भी मथिरिपाल श्रीसेना का नाम आ चुका है और अब तो इनको एक्यूज्ड बना लिया गया है पूरी इन्वेस्टिगेशन में। फिर अगला भाई, जी कॉल्स ऑन एससीओ कंट्रीज टू बैंड टुगेदर एक्सटर्नल फोर्सेस। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम आएगी। तो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साहब एससीओ मेंबर्स को यहां पे आप कह लो एड्रेस कर रहे थे। इन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी अटेम्प्ट करती हैं उसके अगेंस्ट गार्ड रखो। इंडिया रशिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जी जिनपिंग, कह रहे हैं कलर रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हमें खड़ा होना चाहिए। अब ये कलर रेवोल्यूशन क्या है? कलर रेवोल्यूशन मतलब हमारे इंटरनल अफेयर्स में जो बाहर की कंट्रीज आके घुस रही है, इसे हमें नहीं होने देना। देखिए, कलर रेवोल्यूशन एक ऐसा टर्म है जिसको 2004 से वर्ल्ड वाइड मीडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी रिजीम प्रोटेस्ट मूवमेंट, किसी एक पर्टिकुलर रिजीम, किसी एक पर्टिकुलर सरकार, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को गिराने के लिए जो रेवोल्यूशन होता है उसको आप कलर रेवोल्यूशन बोलते हो। एंटी रिजीम प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है भाई, किसी एक सरकार को गिराने के लिए, जैसे फॉर्मर सोवियत यूनियन की यूगोस्लाविया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में भी कई बार सरकार गिराने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार के रेवोल्यूशंस जो कि एक्सटर्नली एडेड होते हैं और कहीं एक जगह पे सरकार को गिराते हैं, जिसको आप बोलते हो कलर रेवोल्यूशन। कलर रेवोल्यूशन उन रेवोल्यूशंस जैसे मिडिल ईस्ट में, एशिया पैसिफिक में, साउथ अमेरिका में 1980 से लेकर 2020 तक जो रेवोल्यूशन हुए हैं उनको भी कभी कभी कलर रेवोल्यूशन बोला गया है। क्योंकि किसी ना किसी रेवोल्यूशन में ऐसा होता है कि जो ये एक्सटर्नल कंट्री अपनी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, इंपोज करने की कोशिश करती है, तब जाके एक रेवोल्यूशन होता है। तो किसी भी कंट्री के अंदर अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो अंदर तो कुछ लोग लड़ ही रहे हैं, बाहर से कुछ लोग उसको सपोर्ट दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग तो म्यांमार के अंदर ही जो मिलिट्री कूप हुआ है ना, ये मिलिट्री कूप जो सिविलियंस को दबा रहा है ना, तो ये जो मिलिट्री कूप के अगेंस्ट लोग लड़ रहे हैं अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, हो सकता है जी जिनपिंग इसको भी कलर रेवोल्यूशन बोल दे और बोले कि बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज इन प्रोटेस्टर्स को मदद कर रही है म्यांमार की सरकार को हटाने में, जबकि म्यांमार की सरकार मिलिट्री डिक्टेटरशिप की सरकार है। तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी भी रेवोल्यूशन को कलर रेवोल्यूशन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। हर इंसान आज की डेट में इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स को अपने फायदे के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी समझ, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। फिर भैया एससीओ समिट जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में हो रहा है, मिस्टर जी जिनपिंग ने यह भी बोला है कि स्मॉल सर्कल नहीं बनना चाहिए। हालांकि यहाँ पे क्वाड का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन पहले कई बार ये क्वाड का रेफरेंस दे चुके हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया जैसे ग्रुप्स को ये स्मॉल सर्कल्स बोलते हैं। वो स्मॉल सर्कल्स जो कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को हिलाते हैं, चाइना जैसी कंट्रीज को दबाने की कोशिश करते हैं, जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी, हालांकि सीधे सीधे क्वाड का नाम यहाँ पे जी जिनपिंग ने नहीं लिया। फिर चाइनीज प्रेसिडेंट ने यह भी बोला कि एससीओ कंट्रीज के 2000 सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स को परमानेंटली स्टेशन करो चाइना के अंदर, एक चाइना एससीओ बेस बनाओ और एससीओ की फोर्सेस हमेशा उस चाइना के बेस में स्टेशन होंगी। एससीओ कंट्रीज में कहीं पे भी अगर इंस्टेबिलिटी होगी तुरंत हम डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर जी जिनपिंग कह रहे हैं कि आज की दुनिया एक पीसफुल प्लेस नहीं रह गया है, राइवलरी हो गई है, दो सेट्स ऑफ पॉलिसी चॉइसेस हो गए, या तो हम यूनाइट रहे या डिवाइड रहे,
कॉपरेट करें या कन्फ्रंट करें। तो इस प्रकार की बकवास बातें यहाँ पे शी जिनपिंग कर रहा है। हम समझ ही सकते हो कि इस प्रकार के जल्लाद आदमी के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। फिर आगे क्या बात की जा रही है कि एससीओ शुड सीज द अपॉर्चुनिटी एंड स्टेप अप इट्स वर्क टू एक्सपेंड द रैंक्स ऑफ कोऑपरेशन एंड ऑगमेंट द इफेक्टिव फोर्स ऑफ इंटरनेशनल इक्विटी एंड जस्टिस। अच्छी बातें हैं यहाँ पे। फिर अब आगे क्या बोला जा रहा है, शी जिनपिंग ने यह भी बोला है कि he said that obsession with forming a small circle can only push the world towards division and confrontation, and SCO members should remain firm in safeguarding the UN Center international system and the international order based on international law, practice the common values of humanity and reject the zero-sum games and block politics। मतलब कि हमें यूएन सेंटर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। अरे इसको कोई बताए कि जो यूनिक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, वो साउथ चाइना सी के ऊपर जो रूलिंग दे रहा है उसका ट्रिब्यूनल, तुम खुद उसको नहीं मान रहे हो। तो जब तुम खुद इंटरनेशनल लॉज को नहीं मान रहे हो तो दुनिया भर को क्या भाषण देते फिर रहे हो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करो। फिर ये बोल रहा है कि जीरो सम गेम और ब्लॉक पॉलिटिक्स को मानो, ब्लॉक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करो। अब जीरो सम गेम क्या होता है? जीरो सम गेम एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे एक कंट्री ये सोचती है कि अगर हम दूसरे कंट्री का नुकसान करा देंगे तभी हमारा फायदा होगा। मेरे हिसाब से चाइना सबसे पहली ऐसी कंट्री जो ऐसा सोचती है। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक पर्सन या एक ग्रुप या एक कंट्री ऐसा सोचे कि दूसरे के नुकसान में मेरा फायदा है, इसको आप जीरो सम गेम बोलते हो। दूसरा होती है ब्लॉक पॉलिटिक्स। ब्लॉक पॉलिटिक्स में क्या होता है कि गुटबाजी, एक ग्रुप ऑफ कंट्री अपना ग्रुप गुट बना लेंगे और अपने गुट के पॉलिटिकल एम ऑफ इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। ये गुटबाजी वेस्टर्न कंट्रीज भी करती हैं, ये गुटबाजी चाइना भी करता है, दुनिया भर की हर कंट्रीज करती हैं। इंडिया भी इससे बहुत ज्यादा हट नहीं पा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में गुटबाजी होती है तो हमें भी करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक फ्रंट में शी जिनपिंग ने बोला है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे ग्रेन्स, मतलब फूड ग्रेन्स और सप्लाईज 1.5 बिलियन रेनमिनबी की, मतलब $105 मिलियन की। $105 मिलियन मतलब $1 मिलियन अगर आप 8 करोड़ रुपए मांगो तो 840 करोड़ रुपए, 800 से 850 करोड़ रुपए। फिर ये बोल रहे हैं कि एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, जिस प्रकार से ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शंघाई में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग में है, उसी प्रकार का एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनेगा। अभी एससीओ डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां होगा ये क्लियर नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं कि चाइना रशिया मिलके मेजर कंट्रीज की तरह काम करेंगे और ये मेजर कंट्रीज दुनिया भर में स्टेबिलिटी लेके आएंगी, क्योंकि दुनिया चेंज और डिसऑर्डर से गुजर रहा है। अगली न्यूज जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। रानिल विक्रमसिंघे ने बोला है कि इंडिया और लंका के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था इसको हम अपग्रेड करेंगे। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। जो इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, इस एफटीए, ये 2000 में ही इफेक्ट में आ गया था। ओके, और उसके बाद बहुत सारे बाइलेटरल डिस्कशंस हुए कोलंबो और न्यू दिल्ली के बीच में, जिससे एक अपग्रेडेड वर्जन यहां पे लॉन्च करने की कोशिश की गई। किस प्रकार का अपग्रेडेड वर्जन? तो कोशिश ये थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया जाए। इसके लिए 2018 में भी बातचीत हुई, 2019 में भी बातचीत हुई। तो कोशिश किया गया कि सेपा या ईटीसीए साइन हो। सेपा होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ईसीटीए होता है, ईटीसीए होता है इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ज्यादा बड़ा होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि एक दूसरी कंट्रीज की जो कमोडिटीज उनको आप कम ड्यूटी पे अपने मार्केट में आने दो। और वहीं पे सेपा एटीसीए में क्या होता है कि आप टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट कर रहे हो, आपके देश के लोग दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, नौकरियां वगैरह कर रहे हैं। तो जब एफटीए को सेपा या ईटीसीए में बदलने की बात की गई तो श्रीलंका में डोमेस्टिक अपोजिशन आया। श्रीलंकन्स को लगा कि एक तो हम छोटी कंट्री है, हमारे पास खुद की नौकरी करने के लिए इनफ नौकरियां नहीं, ऊपर से इंडियंस इस ईटीसीए के अंदर आके श्रीलंका में काम करेंगे तो हमारा पॉलिटिकल स्पेस घेरेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा डर गए श्रीलंकन्स। तो उसके चलते श्रीलंका की सरकार एक अपग्रेडेड एफटीए, जिसको आप यहां पे ईटीसीए या सेपा बोल सकते हो, साइन नहीं कर पाए। लेकिन अब विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि हम फिर से कोशिश करेंगे, फिर से शुरू करेंगे कोशिश कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप इंडिया के साथ साइन की जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है बाइलेटरल रिश्तों के लिए भी और देश के मार्केट और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए भी। तो रानिल विक्रमसिंघे प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि इकोनॉमिक फैसेट पे हम लोग जल्दी डिस्कशन करेंगे, जल्दी डिसीजन लेंगे, पर कितना जल्दी डिसीजन हो पाएगा इस बारे में गारंटी है नहीं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर बातचीत होती है, प्रोजेक्ट फाइनलाइज होता है, उसके बाद श्रीलंका रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर श्रीलंका की तरफ से बातचीत धीमी है और अब तो और धीमी होगी, क्योंकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक हालत है हिली हुई है। ऑलरेडी IMF के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होने वाला है।
वैसे देखा जाए तो इंडिया श्रीलंका के बीच में बायलैटरल कॉर्पोरेशन अच्छा खासा है। लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन के लिए एक पावर ग्रिड कनेक्शन की बातचीत हो रही है इंडिया श्रीलंका के बीच में। ऑफशोर विंड एनर्जी की बातचीत हो रही है। सोलर पावर प्लांट एट सामपुर की बातचीत हो रही है। जाफना पेनिनसुला के 3 आइलैंड्स के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया लगा रहा है। तो अपने आप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे अलग अलग एरेनाज में इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे के साथ बायलैटरली एंगेज कर रहे हैं। त्रिनुकोमाली ऑयल टैंक फार्म प्रोजेक्ट भी इंडिया को अवार्ड किया गया है। श्रीलंका एक लॉजिस्टिक हब की तरह अपने आप को डेवलप करे, इसके लिए इंडिया उसकी मदद कर रहा है। कोलंबो पोर्ट के वेस्ट टर्मिनल को अदानी ग्रुप ने ओवरटेक किया है डेवलपमेंट के लिए। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और भारत सरकार की तरफ से ग्रांट, ये दोनों ही जा रही, ग्रांट और लोन दोनों ही जा रहे हैं श्रीलंका के पास। हालांकि श्रीलंका में चाइना वाले फैक्टर के साथ भी हमको डील करना पड़ रहा है। उनका जो वांग यांग करके जो स्पाई शिप आया था वो खैर एक अलग मुद्दा है। तो ये कुछ अपडेट देखी हमने इंडिया श्रीलंका के रिश्ते की। फिर जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन, IAF इंडियन एयरफोर्स टू फ्लाई AN-32 ऑन ब्लेंडेड बायोडीजल। तो क्या है भाई, जो ये AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, इसको उड़ाने के लिए क्या यूज होता है, तो किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए यूज होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF। अब क्या है कि जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल है उसमें हम लोग बायोडीजल मिलाने की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ATF में भी बायोडीजल मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल 90% रखो और उसमें 10% ब्लेंडेड बायोडीजल मिला दो, और इस 10% ब्लेंडेड बायोडीजल के साथ AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 2 घंटे की फ्लाइट आवर करेगा अगले 6 महीनों में। ये यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट सा शुरू किया है IAF ने, और इस पायलट प्रोजेक्ट की पहले काफी रिसर्च हो चुकी है। ऐसा ही नहीं कि एकदम से बायोडीजल डाल के उड़ा दिया उसको, पहले मॉडल बेसिस पे बहुत सारे छोटे बड़े एयरक्राफ्ट्स में थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस में बायोडीजल को डाल के ATF के अंदर मिला के इस प्रकार के पायलट फ्लाइट्स ली गई हैं। तो पहली बार ऐसा होगा, देखिए द IAF AN-32 ने पहली फ्लाइट बायोडीजल ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ ली थी दिसंबर 2018 में। अब तक AN-32 65 घंटे उड़ चुका है 10% ब्लेंडेड बायोफ्यूल के साथ, और उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी रही है। तो अब टारगेट यह है कि अगले 6 महीने में 200 घंटे उड़ेगा। ठीक है। एक और एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के भी अंडरग्राउंड टेस्ट, मतलब ग्राउंड टेस्ट चल रहे हैं। ग्राउंड टेस्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, उड़ना वगैरह, पायलट का एक्वेंट होना। अब इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट में बताया जा रहा है कि 50% तक बायोडीजल फ्यूल मिलाया जा सकता है, मतलब 50% एविएशन टर्बाइन फ्यूल होगा, 50% बायोडीजल होगा। तो कुल मिला के ओवरऑल IAF बहुत तेजी से अपनी फ्लीट में कम से कम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ATF के साथ बायोडीजल को यूज करने की बात कर रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री, चाहे वो सिविल एविएशन हो जो कॉमर्शियल प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, या फिर मिलिट्री एविएशन हो, मतलब हेलीकॉप्टर हो गया, फाइटर जेट्स हो गए, या फिर फाइटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बहुत हद तक ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करते हैं। तो अगर दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को रोकना है, कार्बन एमिशंस को रोकना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन एमिशंस कम करने पड़ेंगे, कार्बन फुटप्रिंट कम करने पड़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स का 2021-22 में जो एनुअल फ्यूल कंजम्पशन था वो था 6.2 लाख लीटर्स, और ये कंट्रीब्यूट करता था 15 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है भाई। अब ये जो बायोफ्यूल यहां पे मिलाया जा रहा है एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ, ये निकलता है जट्रोफा प्लांट सीड से। ठीक है। जट्रोफा प्लांट सीड से बायोफ्यूल को बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, इसको पेटेंट कर रखा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने। इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जो गाड़ी वगैरह चलती है सड़कों पे उसमें भी, और ATF से मिला के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लेंडेड फ्यूल को मिला के गाड़ियां चलाना, हवाई जहाज उड़ाना, इसके कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज किया गया था जनवरी 2018 में CSIR और IIP देहरादून, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के द्वारा। इसका डेवलपमेंटल ऑर्डर इशू किया गया 17 अक्टूबर 2018 को, और यह बोला गया कि 5.5 करोड़ रुपए की कॉस्ट पे आप 8700 लीटर 8700 लीटर्स ब्लेंडेड फ्यूल बनाइए। अब ब्लेंडेड फ्यूल बन रहा है, टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है, बड़े मास स्केल पे इस ब्लेंडेड फ्यूल को बनाया जाए, इसके लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। ये जो ब्लेंडेड फ्यूल है वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ यूज हो सकता है, चाहे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो, चाहे रोटरी विंग एयरक्राफ्ट हो। ठीक है भाई। इससे होगा क्या? एक तो फॉसिल फ्यूल कम इस्तेमाल होंगे, दूसरा चूंकि ATF कम यूज हो रहा है, ओवरऑल आप कह लो ये जो बायोडीजल है ये बायोडिग्रेडेबल है, बहुत ज्यादा एमिशंस करता नहीं है, तो कार्बन एमिशंस कम होंगे।
हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा। IAF को ज़्यादा ATF नहीं खरीदना पड़ेगा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल नहीं खरीदना पड़ेगा, तो इंडियन एयरफोर्स का खर्चा कम होगा। तो ये सब इसके फायदे बताए जा रहे हैं। प्लस एक एनवायरमेंटल एंगल तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ही। अब जरूरी यह है कि कल की डेट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में हम ये प्रूव कर पाते हैं कि 10% बायोडीजल इफेक्टिव है, तो क्या इतने बड़े स्केल पे हम बायोडीजल बना पाएंगे? ऐसा बताया जा रहा है कि 1 साल तक जो हमारी AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, इसको 10% बायोडीजल मिक्सचर के साथ भी चलाना है ना, तो हमें 3000 किलोलीटर ऑफ बायोफ्यूल चाहिए। 10% यूज करने पे भी 3000 किलोलीटर ऑफ बायोफ्यूल। तो क्या हम ये बना पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इसको बनाने के लिए अगर बात की जाए तो पहली मास प्रोडक्शन बायो ATF प्लांट सेटअप किया गया है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा। ये ONGC की एक सब्सिडरी है, मैंगलुरु कर्नाटका में प्लांट सेटअप हुआ है। अभी कितने बड़े स्केल पे ATF बना पाता है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, एक बात आपको और बता दूं, 90% ATF के साथ 10% जो बायोडीजल मिला के ये AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बढ़ाया जा रहा है ना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सर्टिफिकेशन दिया गया है सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा, CEMILAC के द्वारा 2 साल के लिए, नवंबर 2023 तक। नवंबर 2023 तक के सारे रिजल्ट्स को एनालाइज किया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि सर्टिफिकेशन को आगे एक्सपेंड किया जा सकता है या नहीं। बायोडीजल क्या है? तो ये एक अल्टरनेटिव क्लीन बर्निंग रेन्यूएबल फ्यूल है, कन्वेंशनल डीजल की जैसा है। एनिमल फ्लैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स और वेस्ट कुकिंग ऑयल से इसको पैदा किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल है, रेन्यूएबल है, सेफर टू यूज है, टॉक्सिसिटी कम है, एग्जॉस्ट इसका बहुत कम है, उतनी पॉइजनस गैसेस नहीं छोड़ता जितना ATF छोड़ सकता है, और किसी डीजल इंजन मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। मतलब जो अवेलेबल एयरक्राफ्ट है उसमें सीधे डालो, तेल को उड़ने लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंजन बदलना पड़ेगा इस तेल की यूजेज को करने के लिए। आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे दोस्तों। 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करने थे, सारे के सारे जो मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस कर लिए। पहला है द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मेनी। संतोष कुमार दास साहब जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन में, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। देखिए क्या है, जो ग्लोबल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ये बढ़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक दुनिया भर की आबादी 850 करोड़ पे पहुंच जाएगी, लेकिन जो फर्टिलिटी रेट है वो घट रहा है। पिछले 70 सालों में फर्टिलिटी रेट कंस्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। कुछ और स्टैटिस्टिक्स यहां पे दिए जा रहे हैं। जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, वो पिछले 70 सालों में 50% कम हुई है। 1951 में अगर देखा जाए तो एक वुमेन पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज 5 बच्चे पैदा करती थी, और 2020 में नंबर 2.4 तक आ चुका है। ये कौन बताता है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शंस की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 की रिपोर्ट है वो बताती है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? तो पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट इसको प्रिपेयर करता है। तो फर्टिलिटी रेट यहां पे कम हो रहा है। देखिए इंडिया के अंदर हम लोग अक्सर कर ये बात करते हैं कि यार आबादी बहुत ज्यादा है, कैसे सस्टेन करें, आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आबादी कम होने के सिग्नल हमको नजर आ रहे हैं, और वो भी हमें टेंशन दे रहा है। क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ सोशल फिनोमिना के चलते हमारा जो फर्टिलिटी रेट है कम हो रहा है, और ये पहले ब्रिटेन में हो चुका है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी आबादी तो और तेजी से कम हो रही है। ब्रिटेन में ये ट्रांजिशन होने में 130 साल लगे थे। ब्रिटेन में जो फर्टिलिटी रेट था पर वुमेन वो था 5 1800 में, और ये 1930 में पहुंचा 2 पे। 130 साल लग गए ब्रिटेन को अपनी फर्टिलिटी रेट को 5 से 2 तक पहुंचाने में, जबकि साउथ कोरिया का 1965 में था फर्टिलिटी रेट 5, जो कि 1985 तक 2 पे आ गया। 20 साल लगे साउथ कोरिया को यही काम करने में। उसका रीजन ये नहीं था कि ब्रिटेन ओवरऑल बहुत धीमा था, उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया जिस समय पे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कर रहा था उस समय पे अवेयरनेस काफी आ चुकी थी, मॉडर्नाइजेशन बहुत बढ़ चुका था। साउथ कोरिया US और UK जैसी कंट्रीज को मॉडल को फॉलो कर रहा था, वहां की वुमेन प्रोग्रेसिव हो रही थी। आज की डेट में आप देखो तो वुमेन्स के अंदर एक अवेयरनेस है कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में कुछ करना है। आप एग्जाम निकालो, MBA करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, ठीक है, बिजनेस करो, हमें आगे बढ़ना है। अभी आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने में फैमिली, बच्चा, कभी कभी कुछ वुमेन को एक रिस्ट्रिक्शन की तरह नजर आता है। उनको लगता है कि फैमिली कर ली, बच्चे कर ली तो मेरे ऊपर मॉरल प्रेशर आएगा, मुझे बच्चों को देखना पड़ेगा, नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे जो लेडीज हैं वो ओवरऑल प्रेगनेंसी अवॉइड कर रही हैं, कुछ तो शादी तक अवॉइड कर रही हैं, क्योंकि वो अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, रीजन भी कि हर बार जो
उसका फैमिली लाइफ पार्टनर होता है, हस्बैंड होता है या हस्बैंड के फैमिली वाले होते हैं, वो उतने सपोर्टिव नहीं होते, खासकर इंडिया जैसे सेटअप्स में। अभी जो नई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है ना, इसने ये बताया कि जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो 1990 में 3 था, 2021 तक 2.3 हो गया। 2050 के बाद से लेकर 2100 तक जो दुनिया की जितनी भी आबादी बढ़ेगी उसकी आधी आबादी तो केवल सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज की वजह से बढ़ेगी। आज की डेट में ज्यादातर जो एडवांस इकोनॉमीज है ना, उनका फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे जा चुका है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 इसलिए है कि एक कपल हस्बैंड वाइफ ने मिलके 2 बच्चे पैदा कर दिए, 2.1 बच्चे, तो वो हस्बैंड वाइफ मर के चले जाएंगे, उनकी वजह 2 लोग आ जाएंगे। 0.1 एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि कुछ लोग बीमारी या फिर आपदाओं की वजह से भी उनकी मृत्यु होगी। इंडियन सेटिंग की बात की जाए तो पहली बार इंडिया का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से नीचे गया। 2021 में ऑल ओवर इंडिया फर्टिलिटी रेट था 2, ठीक है ना, और जबरदस्त तरीके से इंडिया का फर्टिलिटी रेट नीचे गिरा है। मतलब आगे आने वाले, देखिए फर्टिलिटी रेट नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आबादी इंडिया की कम होगी, लेकिन हाँ ग्रोथ ऑफ रेट थोड़ा कम हो जाएगा और एक समय के बाद आबादी एकदम से गिरेगी नीचे। अगर आप देखो तो NFHS 2021, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के हिसाब से हमारे देश में केवल 5 ऐसे राज्य हैं जिनका रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट से ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, जिसमें से सबसे ज्यादा है बिहार 3, मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2। अब जब किसी जगह पे फर्टिलिटी रेट कम होते हैं ना दोस्तों, तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट खतरनाक हमें कहां देखने को मिले? जापान में देखने को मिले, चाइना में देखने को मिले। शुरुआत में जब लोअर फर्टिलिटी रेट कम होता है तो हमें फायदा क्या होता है? देखिए, जब भी लोअर फर्टिलिटी रेट होगा, वुमेन के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अगर ओवरऑल वुमेन कम बच्चे पैदा कर रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि वुमेन एजुकेशन पे फोकस कर रही होंगी, अपने नौकरियों पे फोकस कर रही होंगी, तो ओवरऑल वुमेन की अच्छी नौकरी होगी, अच्छी एजुकेशन होगी। और वुमेन जिस भी हाउस होल्ड में होगी तो सारा पैसा अपने ऊपर तो सोना खर्च कर लेगी, अपने घर वालों के ऊपर भी खर्च करेगी, तो ओवरऑल लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड उस कंट्री में वो बढ़ेगा। प्लस समझिए, जो वर्किंग लोग हैं एक पर्टिकुलर आबादी में वो बढ़ेंगे। समझिए, पहले मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर देश के अंदर 200 लोग ऐसे हैं जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आते हैं और 20 लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं। डिपेंडेंट मतलब 15 साल से कम वाले और 60 साल 64 साल से ज्यादा वाले, इनको आप डिपेंडेंट कैटेगरी मान लो, ये नौकरी नहीं कर रहे हैं। 15 से 64 साल की एज ग्रुप के बीच में जितने भी लोग हैं मान लो 200 हैं। अब इस 200 में 100 आदमी हैं, 100 औरतें हैं। इन 100 औरतों में ज्यादातर आप कह लो फैमिली के प्रेशर्स के चलते काम नहीं कर पा रही हैं। तो अगर ओवरऑल फर्टिलिटी रेट कम होता है तो जो 100 औरतें अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे पैदा करने के चलते नौकरी नहीं कर पाती थी, वो नौकरी करेंगी। तो वर्किंग एज का जो नंबर है, वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो ओवरऑल नंबर है, काम करने वाले लोगों का नंबर, वो बढ़ जाएगा। तो जब काम करने वाले लोगों का नंबर बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। समझ गए? लेकिन इसका एक नेगेटिव आउटकम भी है। नेगेटिव आउटकम यह है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो वर्किंग वुमेन है, इनकी फर्टिलिटी रेट जब ज्यादा नहीं है, ये बच्चे नहीं पैदा कर रही, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना 20 30 25 30 साल बाद की जो वर्किंग वुमेन है ये बूढ़ी हो जाएंगी। तो जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो अपने फर्टिलिटी एज के समय पे इन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, तो जब ये बूढ़ी होंगी तो इनसे जो जूनियर आबादी होगी वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी। तो फिर एकदम से आपको ये देखने को मिलेगा कि 64 से ज्यादा वाले एज ग्रुप के लोगों का नंबर एकदम से बढ़ गया है और यंग लोग ज्यादा है नहीं। तो उस समय पे बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, यंग लोग कम होंगे, और कम यंग लोगों को ज्यादा बूढ़े लोगों का भार उठाना पड़ेगा। यह अभी रिसेंटली जापान में देखने को मिला। समझ गए? तो जब फर्टिलिटी रेट गिरता है तो फायदा होता है। जब फर्टिलिटी रेट गिरेगा तो एकदम से बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो लैंड के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, वाटर के ऊपर कम प्रेशर पड़ेगा, एनवायरमेंटल गोल्स आपके फुलफिल हो जाएंगे। लेकिन 20 30 40 साल जब बीतेंगे, यही जवान लोग जब बूढ़े बन जाएंगे तो इन्होंने जवानी के समय पे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, तो यंग पॉपुलेशन नहीं होगी। तो उस समय पे इकोनॉमी को पुश करने के लिए आपको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए होता है ना, वो आपके पास नहीं होगा। ये प्रॉब्लम जापान में देखने को मिली है, कुछ हद तक चाइना में भी देखने को मिली है। इसलिए आप देखो कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आप अपनी कंट्री के अंदर इमिग्रेंट्स बुला सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें कर सकते हो। तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी के क्या कंसिक्वेंसेस है वो यहां पे बात की जा रही है। फिर एक और चीज, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब ये एक पैरामीटर देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यंग लोग हैं ना, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसको आप घुमा दो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज में जो यंग लॉट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। अब आज का यंग लॉट कल की डेट में बूढ़ा होगा, तो जो कल की डेट में वो बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय पे जो यंग लॉट है वो प्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा उस समय पे। अगर वो यंग लॉट प्रेजेंट नहीं होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 2100 तक 50 साल से ज्यादा की एज वाले लोग इस दुनिया का 40% होंगे। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि यंग लोग कम होंगे। उसका एक और इंपैक्ट है, अब जब यंग लोग कम होंगे तो इन यंग लोगों को हायर करने के लिए फर्म्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आज की डेट में क्या है कि वर्किंग, आप इंडिया के अंदर देखो इतने लोग नौकरी करने वाले हैं ना कि नौकरी देने वाली कंपनियों के दिमाग खराब है। नौकरी देने वाली कंपनियां अपनी शर्तों पे कंपनियां देती हैं, 15,000 ही देंगे, 12,000 ही देंगे। अब लोग अगर कम होंगे और नौकरी देने वाली कंपनियों को काम करवाना है तो कम लोगों को ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी। कम लोगों को आप ज्यादा तनख्वाह दोगे तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा खर्च करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या उस समय के बूढ़े लोगों के पास इतना पैसा होगा कि इन्फ्लेशन में अपना काम चला सके? ये एक अलग क्वेश्चन उठता है। प्लस दुनिया भर में हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन बेटर हो गया है, तो हेल्थ केयर न्यूट्रिशन बेटर होने की वजह से लोग लंबा जी रहे हैं, तो नंबर ऑफ ओल्डर सिटीजन ज्यादा होंगे। अब नंबर ऑफ ओल्डर सिटीजन ज्यादा होंगे और यंग लोग कम होंगे तो इकोनॉमी पे अनड्यू प्रेशर पड़ेगा। क्या उस प्रेशर को झेलने के लिए हम तैयार हैं? तो ये कुछ बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली गई। दुनिया भर की ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आपने लेबर लॉज को चेंज किया है जर्मनी ने बर्थ को बढ़ाने के लिए। आप बच्चा पैदा कर रहे हो, लेडी हो, तो आपको बहुत सारी पेरेंटल लीव बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आदमी को भी दिए जा रहे हैं। डेनमार्क तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए पैसा दे रही है 40 साल से कम की औरतों को। हंगरी ने आईवीएफ के क्लिनिक्स को नेशनलाइज कर दिया है। रशिया वाले जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होते हैं कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स देते हैं। रशिया में तो सोवियत एरा की जो मदर हीरोइन टाइटल है उसको फिर से शुरू कर दिया गया, 10 बच्चे पैदा करोगे 13 लाख रुपए मिलेंगे। तो दुनिया की ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो बहुत सारे स्टेप्स ले रही हैं अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे समय पे इंडिया का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, ये अच्छा है या बुरा है? देखिए अभी के लिए देखिए अच्छा है। इंडिया की आबादी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है यार, 130-140 करोड़ पॉपुलेशन है, थोड़ा स्टेबलाइज करना जरूरी है। जैसे ही इंडिया की आबादी 100 करोड़ के नीचे जाएगी ना तब हमें थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है, अभी उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर पेरियार के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, ठीक आर्टिकल को के कनिमोजी जी ने लिखा था, द्रविड मुनित गजगम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो आप समझ सकते हैं उनका आर्टिकल पूरा तरीके से न्यूट्रल नहीं होगा, बट हाँ ठीक है, आप पेरियार जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए डेफिनेटली इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। फिर रिटेल ऑन तमिलनाडु's ब्रेकफास्ट स्कीम इन स्कूल्स। देखिए स्टालिन साहब ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम। इस स्कीम के बारे में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं पहले ही। ये स्कीम एक फ्री भी नहीं है, स्टालिन साहब ने शुरुआत में ही बोल दिया, और एक्चुअली में स्कीम्स की जरूरत है इंडिया को। डेली ब्रेकफास्ट एक इंडिविजुअल के मील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप देखो तो जो मिड डे मील स्कीम के चलते स्कूलों में खाना दिया जाता है उसमें टारगेट होता है कि बच्चों को ऑन एन एवरेज 553 कैलोरीज दी जाए दिन की और 18 ग्राम प्रोटीन दिया जाए। इसमें जो ब्रेकफास्ट स्कीम है स्टालिन साहब की, अगर ये 293 कैलोरी और ऑन एन एवरेज इनपुट देता है प्रोटीन का 9.85 ग्राम का, तो कुल मिला के एक बच्चे को पूरे दिन में 846 कैलोरीज और 28 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो रात का खाना उसको कम भी मिलेगा तो भी उसके हेल्थ इंडिकेटर्स पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। ये अपने आप में एक बहुत प्रोग्रेसिव स्कीम है तमिलनाडु की सरकार की। इस प्रकार की स्कीम हमारे देश में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इनसफिशिएंसी, एनीमिया, हाइट और वेट इश्यूज की जो प्रॉब्लम होती है चिल्ड्रन में, इसको सॉल्व कर सकती है। बीएमआई इंडेक्स बच्चों का सुधार सकती है, स्टंटिंग, ठीक है ना, वेस्टिंग, इस प्रकार की प्रॉब्लम को सही कर सकती है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट स्कीम में मेनू भी अच्छा रखा गया, कैलोरी, एनर्जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा गया। बस तमिलनाडु की सरकार को इस बात पर ध्यान देना है कि पिलफरेज ना हो, पुअर क्वालिटी ना हो खाने का, फंड्स सैंक्शन करने में देरी ना हो, कास्ट रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस ना हो, जो पहले हुए हैं वो स्कीम में ना हो। फिर एक और आर्टिकल है यहाँ पे, एक ताकतवर का क्या है, कमजोर को दबाना जरूर सही है। देखिए यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक यूट्यूबर ब्लॉगर है सावुकू ए शंकर, इनके लगभग 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, मैंने ट्विटर अकाउंट तो नहीं देखा। इनको 6 साल की जेल की सजा सुना दी गई है मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। इन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट्स पोस्ट की थी जहां पे जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। खासकर एक स्वामीनाथन करके मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, उनके अगेंस्ट इन्होंने बोला था। प्लस इन्होंने ये भी बोला था कि जुडिशरी में दलित्स का अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जुडिशरी में ब्राह्मण्स डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट जुडिशरी को काफी क्रिटिसाइज इन्होंने यहां पे किया था। तो कुल मिला के सावुकू ए शंकर के ऊपर बात आई, इनके रिमार्क्स को कंट्यूमैशियस बोला गया।
जब इनको कटघरे में खड़े करके पूछा गया कि तुमने रिमार्क्स क्यों दिए, तो सवुकु ए शंकर ने बोला कि भाई मैं तो अपने रिमार्क्स इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सिस्टम इंप्रूव हो जाए। लेकिन इनके रिमार्क्स को कंट्यूमेशियस समझा गया। कंट्यूमेशियस का मतलब क्या होता है कि आप अथॉरिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अथॉरिटी को मानने से मना कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, आप इंटेंशनली उस अथॉरिटी को नहीं मान रहे हो, इसको आप बोलते हो कंट्यूमेशियस। और इनको जेल भेज दिया गया 6 महीने के लिए। सबसे खास बात यहां पे यह है कि जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच के सामने ही इनको रखा गया। मद्रास हाई कोर्ट की चेन्नई प्रिंसिपल बेंच के सामने इनका केस आना चाहिए था, बट इसको मदुरई बेंच के सामने रखा गया, वो भी जस्टिस स्वामीनाथन के सामने, जिनको क्रिटिसाइज किया गया था यहां पे। तो इस प्रकार की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सजा दी जा रही है ना, इसको अनफॉर्चुनेट बताया जा रहा है। जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसमें 2 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, या तो कोर्ट अपना बड़ा दिल दिखा के आरोपी को माफ कर दे, या आरोपी खुद माफी मांग ले। यहां पे आरोपी ने सीधे सीधे माफी नहीं मांगी। आरोपी ने बोला कि मैंने जो कुछ भी बोला वो मैंने इसलिए बोला है ताकि मैं चाहता हूं सिस्टम सुधर जाए। तो इस बात पे ऑथर शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मद्रास हाईकोर्ट को एक बड़ा दिल रख के इसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने यहाँ पे 6 महीने के लिए इसको जेल में डाल के एक गलत प्रेसिडेंट सेट किया। ये बेसिकली इस आर्टिकल का सार है। यहाँ पे कोर्ट को मैग्नेनिमिटी दिखानी चाहिए थी, वो कोर्ट ने नहीं दिखाई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, वीडियो को शेयर जरूर करें। एल्गोरिदम